नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में आज की टॉप हेडलाइन यहां पर सोने में है, जहां पर चमक और कमजोर होती हुई नजर आई है और लोअर लोज हम बनाते हुए दिखे हैं। यहां पर अपने ऑल टाइम हाई से करीबन 9% की गिरावट है। 5 हफ्ते के लोज पर कारोबार है और इस हफ्ते की जो 3% की गिरावट है वो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा खराब है। यानी कि 6 महीने के बाद हमने इतना बुरा हफ्ता यहां पर सोने के लिहाज से मुनाफा वसूली में आता हुआ देखा है। आगे यहां पर किस तरह के ट्रेंड्स रह सकते हैं, अगले हफ्ते आप कैसे करें कारोबार, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर चने और बेसन की, जहाँ पर कुछ सुस्ती डिमांड में देखने को मिली है। प्राइसेस में भी तेजी नहीं है और ना ही डिमांड में है। यहाँ पर आगे के क्यूज कैसे रह सकते हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। और साथ ही काफ़ी इंटरेस्टिंगली, और जैसा कि भारत हमेशा करता आया है कि जो उनके ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, यहाँ पर एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स शामिल नहीं होते हैं। अब जो कॉन्वर्सेशन यूएस के साथ की जा रही है, क्या यहाँ पर भी यही पैटर्न देखने को मिलेगा? इसके क्या मायने हैं इंडिया की फूड सिक्योरिटी के लिए, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं आनंद राठी कमोडिटीज एंड करेंसीज के डायरेक्टर नवीन माथुर, अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी एंड आफ्ता के सुनील बलदेवा। हम सबसे पहले यहाँ पर सोने पे चर्चा करेंगे। एंड कैसे देखते हैं आप नवीन प्राइसेस को? जो प्रॉफिट टेकिंग है ये कहाँ तक जा सकती है, कहाँ सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा और यहाँ से अब ट्रेड को क्या करना चाहिए? Thank you very much, Manisha. Definitely one of the worst weeks, I would say, हाल फिलहाल में सोने के नहीं है। Positive sentiments, particularly geopolitics को लेके and the tariff जो structures पे बात चल रही थी, उसको लेके जो भी डिस्कशन हुआ है इस हफ्ते में, वो कुछ हद तक पॉजिटिव था। तो सेफ हेवन डिमांड की वजह से जो हमने नई तेजी देखी थी पिछले 5-6 महीने के अंदर गोल्ड में, वो कुछ हद तक मिटती हुई दिखाई दी। और इसीलिए जो गोल्ड के भाव है इंटरनेशनल डॉलर टर्म्स में, वो तकरीबन $3,120-130 के लेवल्स भी देखे, जो कि अभी तकरीबन 3,240 के आसपास चल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड मुझे लगता है न्यूट्रल टू लिटिल बिट ऑफ नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव ऑन द डाउन साइड, because of all those factors which are leading the safe haven appeal of gold kind of petering down. So overall trend neutral to bearish है, but I won't say too much of bearish. $3,000 के नीचे दिख नहीं रही है गोल्ड। और जो इंटरनेशनल इंडियन भाव इंडियन स्पॉट मार्केट में तकरीबन 93,000 और MCX 93,200 के भाव हैं। मुझे लगता है तकरीबन 92-91 के आसपास नीचे की तरफ जा सकता है। 92,500 would be the first support and then the second would be 92,500. But overall trend जो है मनीषा, वो 92,500, मतलब कि 92,500 to 93,000 के आसपास, मैक्सिमम 93,500 के आसपास ही एक दायरे में सोना इस वीक और अगले हफ्ते ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ऑलराइट, यानी कि 3,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, 90 के नीचे इमीडिएट में प्राइसेस जाएंगे, फिलहाल ऐसा नहीं लगता। ईशू दत्वानी भी हमारे साथ हैं। ईशू नमस्कार। और शादियों का सीजन यहाँ शुरू हो रहा है, जो मुनाफा वसूली देखने को मिली है, क्या उसका फायदा मार्केट्स उठा रहे हैं? तो मनीषा जी, एक हफ्ता एग्जैक्टली 7 तारीख जब हमने वो स्ट्राइक्स किए पाकिस्तान से, तो 8 के बाद जो माहौल हो गया, मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूँ, तो सडनली क्लाइंट्स बहुत कम हो गए। वो 2-3 दिन काफी तनावपूर्ण थे, तो लोग नहीं आ रहे थे। और उसके बाद समहाउ अभी तक वो ऑफ टेक नहीं आया है। एक ये भी कारण है कि नॉर्मली मई छुट्टियों का सीजन है, लॉट ऑफ पीपल ट्रैवल, और वो थोड़ा अभी तक जो हमको तेजी चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल्स, वो जो रुक गई 7-8 तारीख को, वो हमने अभी तक पूरी तरह से उसको बढ़ता हुआ नहीं देखा है। और मे भी थोड़ा बहुत क्योंकि प्राइसेस गिरे हैं, तो कुछ हद तक लोग वेट एंड वॉच भी करते हैं। पर एक्सपेक्टेड है ये कि अभी इस थोड़े समय में थिंग्स शुड पिक अप अगेन एंड शुड गेट बैक टू नॉर्मल। लोग आ रहे हैं, दिसंबर में बहुत शादियां हैं, तो इंक्वायरीज हैं, पर सेल में थोड़ी सी एक थोड़ा ठंडा है अभी इस हिसाब से। इशू, जैसे आपने कहा, ऑफ कोर्स हॉलीडे सीजन है, बहुत लोग नहीं हैं अराउंड, और जब भाव गिरते हैं तो लोगों को लगता है कि यहाँ से कुछ और गिरेंगे तब हम खरीद लेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट बाइंग कैसी नजर आती है? क्या वहां पर हमने एक बेटर ट्रेंड्स आते हुए देखे हैं? इन्वेस्टमेंट बाइंग भी रुकी हुई है हमारे पास। हाँ, एज ऑफ द मोमेंट थोड़ा उसमें वेट एंड वॉच चल रहा है। और मुझे लगता है, पर अभी
नेक्स्ट वीक से थिंग्स शुड स्टार्ट, क्योंकि थोड़ा समय लगता है जब तक वो सेंटिमेंट वापस आ जाए. इट्स नॉट इजी. एक बार सेंटिमेंट नीचे आता है तो उसको ऊपर आने में थोड़ा समय लग जाता है. इशू साथ ही साथ शादियों का सीजन, क्या उसकी डिमांड आप बनता हुआ देखते हैं, बढ़ता हुआ देखते हैं, और ये कब से है, ये शादियों का सीजन कब तक है? शादियों का सीजन जो है वो इस बार दिसंबर में बहुत ज्यादा शादियां हैं, लेकिन शादियां अभी भी जुलाई में भी शादियां हैं, और उसके बाद मेरे ख्याल से बारिश के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत सारी शादियां हैं. तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. थिंग्स शुड लुक अप. उसमें कोई मतलब गुंजाइश नहीं है. इशू जहाँ तक रिटेल बाइंग की यहाँ पर बात है, हमने ऑफ कोर्स पिछले क्वार्टर में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं देखे थे, लेकिन क्या इस क्वार्टर में वो पिकअप दिखता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अक्षय तृतीया ऑफ कोर्स वन डे स्ट्रॉन्ग बाइंग है वहाँ पर. उसके अलावा हम जानते हैं कि रूरल इंडिया से भी बहुत बाइंग नहीं होती, क्योंकि बारिश का सीजन है, लोग बुआई की तैयारी करते हैं, तो सोना मोस्टली नहीं खरीदते हैं. तो कहाँ से ये बाइंग आगे जाकर आएगी, और क्या वेडिंग सीजन के अलावा एट ऑल यहाँ पर बाइंग देखने को मिलेगी? तो वी हैड अ गुड अप्रैल, और मई का जैसे मैंने बताया पहला हफ्ता भी ठीक था. 7th 8th के बाद थोड़ी एक मतलब रुकावट आ गई, बट एक्सपेक्टेशन है कि फिर से एंड ऑफ मई अर्ली जून से पिकअप आएगा, और शादियां है, और डिमांड स्ट्रांग रहेगा, सेंटिमेंट स्ट्रांग रहेगा, इकोनॉमी इज डूइंग वेल. तो मुझे नहीं लगता कोई, और ऑफ कोर्स ये मिस्टर ट्रम्प के जो ऑन ऑफ टैरिफ हाँ टैरिफ ना, उसके वजह से भी थोड़ा बहुत वो सेंटिमेंट में ऊपर नीचे हो जाता है हिसाब किताब. लेकिन आई फील ओवरऑल थिंग्स शुड पिक अप जून ऑनवर्ड्स, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ रोबस्ट ईयर. ईशू दत्वानी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए. तो क्लियरली अप्रैल में जिस तरह की बढ़त हमने आते हुए देखी थी अक्षय तृतीया के लिए, वो सस्टेन नहीं होती हुई नजर आई है. एंड इवन एज हाई से गोल्ड प्राइसेस में कुछ मुनाफा वसूली है. बहुत ज़्यादा बायर्स उमड़ के पड़े हों, ऐसा भी देखने को नहीं मिल रहा. और जैसे ईशू दत्वानी कह रहे हैं कि शादियों की डिमांड जब तक नहीं निकलती तब तक थोड़े से ठंडे बाजार यहाँ पर रह सकते हैं. ये तो बात हुई गोल्ड की यहाँ पर, लेकिन नवीन सिल्वर प्राइसेस कैसे देखते हैं आप? क्योंकि यहाँ पर भी वॉल्टिलिटी काफ़ी अच्छी है. माना यह जा रहा है कि सोने के तेजी के चलते चांदी में काफी लोग यहां पर शिफ्ट हुए हैं. लोगों ने सिल्वर ली है, गोल्ड प्लेटेड के तरीके से भी इस तरह के ट्रेंड्स मार्केट्स में देखने को मिले हैं. तो सिल्वर एज इन सेंस ऑफ प्राइसेस कैसे देखते हैं? राइट. गोल्ड सिल्वर रेशियो की बहुत हद तक कुछ बात चल रही है 1-2 महीने से विद रिस्पेक्ट टू द हायर लेवल्स ऑफ द रेशियो. सो लोगों का थोड़ा सा रुझान गोल्ड से ज्यादा सिल्वर में पिछले 1-2 हफ्ते में आता हुआ दिखाई दिया है. Manisha, we need to remember one thing. Gold is a safe haven asset. चांदी जो है वो थोड़ा इंडस्ट्रियल मेटल है. तो जब जियोपॉलिटिक्स या जो टेंशन्स बने हुए थे टैरिफ को लेके, जब तक वो बरकरार थे, तो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन जो चांदी का होता है उस पर क्वेश्चन मार्क आ गया था. चाइनीज इकोनॉमी ऑल्सो is not doing too great, although they have announced certain stimulus measures in the past. बट वो ज्यादा मतलब कि जिस तरह से जीडीपी या मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस कैपेबिलिटीज ग्रो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है. तो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट है वो इंडस्ट्रियल मेटल्स में हमने आता हुआ देखा, पर्टिकुलरली सिल्वर में भी. सेफ हेवन के जैसे गोल्ड की तरफ लोगों ने रुख करा, तो गोल्ड हैज टच्ड न्यूमरस हाइज in this year itself, in the calendar year, I think 23-24 times in the last 5-6 months, 5 or 4-5 months. So therefore, क्योंकि अब सेफ हेवन डिमांड कुछ हद तक कम होती हुई दिखाई दे रही है, ETF एंड सेंट्रल बैंक बाइंग भी हो सकता है कम हो जाए विद जियोपॉलिटिक्स नाउ काइंड ऑफ सेटलिंग डाउन, एक्सेप्ट फॉर रशिया एंड यूक्रेन फैक्टर जो अभी भी चल रहा है, और वो टॉक्स कुछ हद तक मेरे ख्याल से कंक्लूसिव कुछ नहीं हो पा रहा है फॉर सीज फायर एंड दैट रशिया इन्वेजन ऑन यूक्रेन. सो इसलिए मेरे ख्याल से चांदी थोड़ा सा फेवरेबल हो सकता है, स्लाइटली पॉजिटिव बाइस. करंटली ऑन द स्पॉट डॉलर टर्म्स में 34.64 per troy ounce and MCX is around 96,000, 95,900 or so. I would say थोड़ा सा बेटर रहेगा अगर चांदी में किसी को इन्वेस्ट करना है तो ऊपर की तरफ 93,900 जो अभी के लेवल्स, सॉरी 96,000 अभी के जो लेवल्स चल रहे हैं, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 97,000, 98,900 के आसपास देखी जा सकती है. स्ट्रैटेजी फॉर द इंट्राडे वुड बी टू बाय ऑन डिप्स फॉर सिल्वर. 96,000 के आसपास जुलाई जो वायदा है MCX का वो बाय कर सकते हैं. 95 का स्टॉप लॉस लगाइए
एंड ऊपर की तरफ 97 200 के टारगेट्स मनीषा देखे जा सकते हैं। वेल, ये तो बात हुई गोल्ड सिल्वर की, जहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जा सकती हैं, लेकिन बात अब यहां पर दालों की करेंगे और हमारे साथ सुनील बलदेवा जुड़ चुके हैं। सुनील जी नमस्कार। और सबसे पहले तो प्राइसेस पे ही बात करना चाहेंगे, जिस तरह के मूव्स हैं और ये पूरा साल ये कहते हुए निकल गया कि एमएसपी के आसपास ही है, एमएसपी के ऊपर नहीं जा रहे। सबसे पहले तो प्राइसेस पर ही आपकी क्या सेंस है? मनीषा जी बिल्कुल ठीक कहा, या तो दालें एमएसपी के आसपास चल रही है या फिर उसके नीचे चल रही है। सबसे पहले मुझे आपके चैनल पे तुअर की बात करी थी। तुअर में ये भी कहा था कि सरकार ने 100% खरीदी का आश्वासन दिया था, लेकिन तुअर जो है दिसंबर से तुअर की आवकें चालू हो गई थी, लेकिन सरकार की एजेंसियां जो है वो फरवरी में खरीद चालू करी। हाँ, अब अच्छी खासी खरीदी तुअर की सरकार के पास हो चुकी है, लेकिन फिर भी चूंकि इस बार सप्लाई ज्यादा थी, किसानों को उत्पादन ज्यादा था, इसलिए अभी भी हमें उस पर प्रेशर दिखाई दे रहे हैं। और बार बार हम एक आवाज उठा रहे हैं आपके चैनल के द्वारा भी, और सरकार के पास हम रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं कि हमें सस्ता इंपोर्ट नहीं चाहिए, हमें इंपोर्ट बंद नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इंपोर्ट की जरूरत तो रहेगी, लेकिन हमें सस्ता इंपोर्ट नहीं चाहिए। मनीषा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बताना चाहूंगा, हमारे जो ही हमारे तुअर की जो है वो भाव यहाँ गिरे, बाहर आप रंगून और अफ्रीका देशों में भाव गिर चुके हैं और वो सेलिंग के लिए डेस्परेट है। आपको मैं बताऊं कि 58-60 रुपए प्रति की तुअर हमें आज मिलने लग गई है। तो हमें जरूरी है कि हम तुअर पे 10 या 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगाएं। ऐसे ही हमने मटर पे भी हमने ये सरकार से ये बार बार आग्रह किया था कि मटर पे भी 20 या 30% ड्यूटी लगा दें, ताकि भाव ज्यादा नीचे ना गिरे और हमारे किसानों का फायदा हो। जैसे चने की बात एक्चुअली सुनील जी, वो मेरा दूसरा सवाल था आपसे, लेकिन क्योंकि आप उसके बारे में ऑलरेडी बात कर रहे हो, तो 31 मई को वो मियाद पूरी होती है। 7 एक्सटेंशंस हम पीली मटर पे यहाँ पर देख चुके हैं। मुझे पता है आप यहाँ पर सरकार से लगातार बात कर रहे हो। 31 मई के बाद या 31 मई को क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या सरकार से बातचीत है? सरकार ने 2 बार, कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी और एग्रीकल्चर ने 2 बार जो अपना प्रपोजल भेजा ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री में, लेकिन वो 50% और विथ MIP का भेजा, लेकिन वो दोनों बार ये प्रपोजल जो है वो ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री में रिजेक्ट हो गया। मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि आप 20 या 30% के ड्यूटी का भेजें, ताकि वो प्रपोजल माना भी जाए और बहुत ज्यादा इफेक्ट भाव पे नहीं पड़े, ताकि कंज्यूमर का भी, सरकार क्योंकि कंज्यूमर की तरफ भी देखती है, इसलिए वहां का भी हम ध्यान रखें। मैं फिर आपके चैनल के द्वारा भी हमने रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। मैं पिछले हफ्ते भी मिल के आया था एग्रीकल्चर में, और मैंने ये कहा है कि 20% ड्यूटी जो है इसमें जरूरी है, और MIP आप 40 रुपए रख सकते हैं, ताकि 40 से 42 रुपए की पड़ता से कम का माल नहीं आए। उसके 2 फायदे होंगे। जो हमने चने के भाव देखे 49 रुपए किलो क्विंटल जो है वो मंडी में भाव बिके थे 4900 रुपए, उसमें आपने देखा कि किसान भी कम इच्छुक रहा, क्योंकि सरकार की तरफ से खरीदी चालू नहीं हुई थी, और बड़े प्लेयर जो थे उनके पास सारा ऑस्ट्रेलिया का माल पोर्ट पे रखा हुआ था, इसलिए उनकी कैपेसिटी नहीं थी। छोटे प्लेयर ने जो माल खरीदा वही माल खरीद पाए। अब जो मंदी रुकी है वो केवल किसानों के चलते रुकी है, क्योंकि बड़े किसान या छोटे किसान जो भी हो, अक्षय तृतीया और ज्यादातर जो शादी के मुहूर्त होते हैं वो अभी 11 मई को खत्म हो चुके हैं, तो उनको जो भी शादी के लिए पैसों की जरूरत थी वो अपना माल ले आए हैं। अब उन्होंने अपना माल होल्ड कर लिया है, वो अपने गोदामों में ले गए हैं, तो मुझे लगता है वो अच्छे भावों का वेट कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा किसान समर्थ हो रहा है, वो किसान माल रोक रहा है। अब जो तेजी आएगी वो किसानों के चलते आएगी। जैसा अभी आपके एक स्पीकर बोल रहे थे कि जुलाई में शादियों के बहुत ज्यादा मुहूर्त है, इस मुहूर्तों का फर्क हमारे दालों में भी पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि 15 जून के बाद, क्योंकि मैं अभी प्रेडिक्शन देख रहा था विभिन्न वेबसाइटों में, तो मुझे लगता है कि अगले 10-15 दिन साउथ में बहुत अच्छी बारिश रहेगी। तो बारिश के बाद हरी सब्जियां खत्म हो जाएगी, आम की आवकें कम हो जाएगी, खरबूजे तरबूज की जो आवकें होती है वो भी कम हो जाएगी, तो दालों की डिमांड रहेगी। प्लस जुलाई में जो शादियों की सीजन रहेगी उसमें भी दालों की डिमांड रहेगी, तो उसमें एक एक्सपेक्टेशन अच्छा है कि जो किसानों ने माल रोका है उन किसानों को शायद जून, जुलाई और अगस्त में अच्छे भाव मिले। ओके, तो सुनील जी आप ये कह रहे हैं कि आगे जाकर लोग दाल ज्यादा खाएंगे, शादियों का सीजन भी है, तो वो एक पॉजिटिव यहाँ पर नजर आएगा। भाव आपने कहा कुछ सपोर्ट मिलती हुई नजर आएगी, कितनी सपोर्ट देखते हैं आप आता हुआ, क्या रेंज बनता हुआ नजर आएगा तुअर के लिए, चना के लिए, उड़द के लिए? सप्लाई बहुत अच्छी है, जैसा मैंने बोला सप्लाई अलग अलग स्टेज पे है। ज्यादातर इस बार सप्लाई जो है किसानों की तरफ रहेगा या फिर छोटे ट्रेडर की तरफ से रहेगा।
तो हम हर 100, 200, 300 रुपए की तेजी में माल की सप्लाई देखते रहेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा तेजी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि 10 से 15% की तेजी आवश्यक भी है, देश के हित में भी है, किसानों के हित में भी है, ट्रेडर के हित में भी है। तो मुझे लगता है 10 और 15% की तेजी आनी चाहिए। फिर मैं ये कहूंगा कि सरकार क्या कदम उठाती है, मटर में क्या कदम उठाती है। जो आपने बोला कि 31 मई को खत्म होने वाली है, अगले हफ्ते ही हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी डिमांड जो है वो कितना मानती है, क्योंकि हम बराबर डिमांड करते रहे कि 20-30% इस पे ड्यूटी लाए। यदि उस पर ड्यूटी लाते हैं तो हमें दो फायदा होगा, एक हमारे किसानों को भाव अच्छा मिलेगा, दूसरा हम जो ऊपर भाव देके जो फायदा बाहर के किसानों को करा रहे हैं उसकी जगह हमारी ड्यूटी के रूप में सरकार के खजाने में पैसा आएगा। तो ये एक देखना बहुत जरूरी होगा कि अगले हफ्ते सरकार जो है मटर पे क्या करती है। हमारा सरकार का ये कदम जरूर स्वागत योग्य है, जो उन्होंने चने और मसूर पे पिछले महीने जो ड्यूटी लगाई थी वो स्वागत योग्य है। कुछ हद तक सरकार ने हमारी बात मानी है, लेकिन अभी भी कुछ और सेक्टर है जिस पे हमारी बात माननी अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक फाइनल सवाल सुनील जी, जैसे आपने कहा किसानों के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेड के लिए भी इन सम सेंस इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सस्ता पीला मटर आया है, लेकिन कंज्यूमर के लिए क्या ये महीने पॉजिटिव रहे? क्या हमने दालों के प्राइसेस कंज्यूमर्स के लिए अच्छे नीचे आते हुए देखे? पिछले 3 महीने जो है कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन अगले 3 महीने मुझे ये लगता है कि किसानों और ट्रेडर के लिए अच्छे रहे, तो आगे आने वाले महीने वापस कंज्यूमर के लिए अच्छे रहेंगे। ये एक साइकिल है मनीषा जी, यदि किसान पैदावार करेंगे तो कंज्यूमर को फायदा होगा, और पैदावार करने के लिए किसान और ट्रेडर या इंपोर्टर को वो भाव मिलने चाहिए जो देश हित में हो और जो उसके लिए वो काम करने के लिए वो उत्साहित हो। उतने भाव कम से कम मिलने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वेल एब्सोल्युटली सुनील जी, लेकिन आपकी बात वो सही है कि सारी तरफ एक बैलेंसिंग लाइन जो है सरकार खींचती हुई नजर आई है। तो कभी ट्रेडर्स के लिए कोई साल अच्छे हैं, कभी किसान के लिए, और पिछले 6-8 महीने ऑफकोर्स कंज्यूमर्स के लिए ऑन द पॉजिटिव साइड रहे हैं। वो एक अलग डिबेट है कि होलसेल और रिटेल में बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन वो किसी और दिन। और आपकी बात बिल्कुल सही है, आने वाले कुछ समय में ये देखना होगा कि तुअर और पीली मटर के इंपोर्ट ड्यूटी क्या हम आता हुआ यहाँ पर देखते हैं, क्या मार्केट्स में अच्छी खासी सप्लाईज हैं जैसे आपने कहा, और ये शायद सही समय है कि ये ड्यूटीज़ लाई जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा फोकस यहाँ पर दालों में डालने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे एग्री कमोडिटीज़ की, जहाँ पर काफ़ी सारे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की यहाँ पर बात की जा रही है। इन सब के बीच में एग्री का क्या रोल है, इस पर करेंगे चर्चा। स्वागत है आपका, और आपको याद दिला दें कि भारत और यूके एफटीए में कमोडिटी प्रोडक्ट्स को शामिल नहीं किया गया, और ये कुछ नई बात नहीं है क्योंकि भारत ने घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स डील से बाहर रखे हैं। सस्ते विदेशी सामान से भारतीय किसानों को नुकसान ना हो, इसलिए हम ये लगातार भारत ये कोशिश यहाँ पर करता रहा है। और यही माना जा रहा है कि जहाँ यूएस के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर भी कोशिश यही है कि एग्री प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बाहर रखा जाए। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सुमित गुप्ता जुड़ चुके हैं। सुमित नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं आप अब तक जो भारत का रवैया रहा है एफटीएज एंड बीटीएज में एग्री को बाहर रखने का, और यूएस में जब हम बात कर रहे हैं तो माना जा रहा है कॉटन, सोयाबीन, इवन एथेनॉल और काफ़ी सारी कमोडिटीज़ शायद इन चर्चा में हैं। कैसे देखते हैं आप इसको, और आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए? नमस्कार मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, जहां पर India is trying to position itself on the global supply chain curve, where we want to take advantage of manufacturing, of being a supply chain partner to the world. But alongside, we have to protect interest of 60% population of this country by not giving access on the agriculture. So it's a very thin line to tread for government of India. As you know, agriculture in India is heavily subsidized. It's a very emotionally charged topic. And it is extremely electorally volatile subject. So I don't think going forward also government is going to relent on agriculture, as we have discussed last time also. And agriculture is going to stay as a protected segment. And there will be a lot of talk, but government will always find a way to protect agriculture sector from trade agreements. तो सुमित, जो ये कॉन्वर्सेशंस हम रोज़ाना आते हुए देखते हैं कि शायद सोयाबीन के लिए कुछ होता हुआ नज़र आएगा, कॉटन पे कोई बातचीत शायद यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, कॉर्न पे कोई कॉन्वर्सेशन है। आपको लगता है कि जैसे आपने कहा इंडिया रिलेंट नहीं करेगा और हम वो जो पोजीशन है इंडिया की इतने सालों से वो होल्ड ऑन होता हुआ देखेंगे?
Let's extend this discussion. I'll go back in history in 1965 when India said that we will never be dependent on import of food going forward. Why? Because it became a topic of national security. It became a topic of national pride. And Indian farmer has done great job since then. अगर मनीषा जी आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन यूएस साउथ अमेरिका दे प्रोड्यूस फूड टू एक्सपोर्ट उनके लिए ये एक इंडस्ट्री वी प्रोड्यूस फूड आवर फार्मर प्रोड्यूस फूड टू सस्टेन हिज लाइफ तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडस्ट्री कैन सर्वाइव बट अ फार्मर हु इज प्रोड्यूसिंग टू सस्टेन हिज लाइफ हैज टू डिपेंड ऑन मदर नेचर टू गिव agri produce to. And second, this thing may change eventually 10 years down the line when our demand is going to grow in a very robust way. But till that time, and especially coming back to your specific question on soybean, corn, and ethanol. Today, India's production of soybean is around 11 to 12 million tons, and it is same since 2001. And how much we are consuming? Our domestic consumption is around 7 million tons. Still we are surplus. आज government has bought 2 million tons of soybeans to give price stability in soybeans to Indian farmer. We have put a duty of 27% or 25% on oil to give price stability to soybean farmer. तो इंडिया में हम soybean import करके we are not going to start consuming it overnight. जी. Second, coming on the corn is a wonder grain and important for the food security. It's been augmented by the domestic ethanol demand. Now, if we say we'll import ethanol for fuel, then it defeats the purpose because we are making ethanol to reduce our forex burden. So I don't think ethanol import for fuel blending is going to happen. And it is and that is where soybean or corn or wheat are going to stay significantly protected segment. We are already importing vegetable oil. We are already importing pulses. And that segment is going to flourish for sure going forward on the import side. Our total, if I'm not wrong, our export basket is around $50 billion, and an import is around $32 billion. So it's not that we are a significant player in the global food supply chain. India wants to stay self-sufficient, and that's the way. जी. सुमित, जहाँ तक सेल्फ सफिशिएंसी की बात एग्री फूड में आती है वो अंडरस्टैंडेबल है, जैसे आपने कहा, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर हो या फार्मर्स की तरफ से है, रूरल है, लेकिन जो दूसरी बात है वो प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर फूड की भी है, जहाँ पे हमने बाकी सारी कंट्रीज जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील को काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीड लेते हुए देखा है, इवन एज देव स्टार्टेड डिलेड. आपको लगता है भारत को यहाँ पर एक पुश की ज़रूरत है? Very interesting question because what we are talking about in a way about make in India from the food point of view, about targeting Indian diaspora worldwide and how we can make Indian food reach the global value chain. On that, I will say India is still one of the global largest exporter of basmati. We are one of the biggest exporter of the buffalo meat out of India, which goes as a branded segment, which goes directly to the plate worldwide. But let's say where we can expand it. The way I see it, and the way India's income is growing, India's consumption is growing. Let me take one step back and give my view on this. Why US wants to access India's food market? Because India is the only market except US which grows consistently. US since 1901, barring few their financial crisis year, have consistently grown at 2.5% every year. They don't grow at 10, 20, 15%. Okay, while majority of the country they go up by 8, 10, 12%. They make their performance for 15, 20 years, but then they start coming down. India, whatever said and done, has consistently grown earlier since our independence at 3 to 4%. After 90s, between 6 to 8%. And our beauty is our consistency, our population, which is going to bring a huge market for all the producers of the world. And that is where it becomes a dichotomous situation where everyone wants to access India's food market. And because of the population pressure, we have to protect it.
एब्सोल्युटली, तो एक थिन लाइन है जो यहाँ पर इंडिया को ऑफ कोर्स वॉक करनी होगी। और इवन एज इंडिया बहुत सारी कंट्रीज से यहाँ पर एफटीएस कर रहा है। यूके ऑफ कोर्स हमने होता हुआ देखा, यूएस से बातचीत है, मिडल ईस्ट में भी हम जानते हैं सीपा के साथ साथ और भी काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशंस एज ऑफ नाउ यहाँ पर जारी हैं। सुमित एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही डिटेल में विद नंबर्स वो यहाँ पर जस्टिफाई भी करने के लिए कि इंडिया का क्या स्टैंड है और क्यों है। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हमें दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इक्विटीज़ पर।